हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसएसटी का 13 चैप्टर, जिसका नाम है नेचुरल डिसास्टर्स। नेचुरल डिसास्टर्स मीन्स होता है प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, जो गॉड करता है। हम कह सकते हैं गॉड नहीं करता है, मीन्स अपने आप से होती है। नेचर को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो नेचर भी हमको डिस्टर्ब करता है, वो भी कुछ आपदाएं लाता है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने बुक में 3 फिगर होगा और इसको आपको खुद से फिल करना है, बट मैं बता रही हूँ, आप लोग अभी इसको कर लीजिए। देखिए पहले में क्या है, ज़मीन से ऐसे लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, आग जैसा दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये है बेटा वॉल्केनो इरप्शन। क्या है? वॉल्केनो इरप्शन। फिल कर लीजिए सब लोग। सेकेंड में देखिए ज़मीन फट रही है, आपको ज़मीन फटती हुई दिख रही है ना, तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। सब लोग अर्थक्वेक फिल करेंगे। फर्स्ट इसमें दिख रहा है पानी पानी फैला हुआ है, सब कुछ डूब रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? फ्लड। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी इधर उधर फैल जाता है, सारी चीज़ें डूबने लगेंगी, पेड़ पौधे भी गलने लगेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लड कहा जाता है। तो ये आपको 3 नेचुरल डिसास्टर सबसे पहले दिख गए, फ्लड, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। अब हमको चैप्टर स्टार्ट करना है। So now let's start natural disaster, प्राकृतिक आपदा। Nature sustains us, but it can also destroy us। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो हमको पालती पोसती है, वो हमको हमारी लाइफ को आसान बनाती है, लेकिन वो हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। सो फॉर यू लर्नड हाउ नेचर सपोर्ट्स आवर लाइफ्स। आपने पहले भी पढ़ रखा है कि नेचर कैसे हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। नेचर में क्या आएगा? सन, मून, माउंटेन्स, रिवर्स एंड फ्लोरा, फाना, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब नेचर में आते हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है, और उसी के नाते क्या होता है? नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं। आगे देखिएगा, हियर वी विल लर्न हाउ इट कैन आल्सो एंडेंजर आवर लाइफ्स। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि नेचर कैसे हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं तो हमारे लिए कैसे खतरनाक हो सकते हैं। अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड आर सम इवेंट्स दैट अफेक्ट आवर लाइव्स। कुछ नेचुरल डिसास्टर्स का नाम बताया गया है बेटा, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड। ये सब कुछ नेचुरल इवेंट्स हैं जो कि हम जानबूझ के नहीं करते हैं, नेचर में ऐसी चीज़ें होती हैं, इस नाते इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल डिसास्टर कहा जाता है। आगे देखिएगा, दे आर नोन एज नेचुरल डिसास्टर्स बिकॉज दे आर काज्ड बाई नेचुरल फोर्सेस। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेचुरल डिसास्टर, प्राकृतिक आपदा, इस नाते कहते हैं क्योंकि ये सारी घटनाएं होती क्यों हैं? क्योंकि इनमें प्राकृतिक फोर्स लग रहा है, नेचर का फोर्स लग रहा है, कोई इंसान नहीं इसमें कुछ कर रहा है, नेचर की फोर्स है, नेचुरल फोर्सेस हैं, इसी नाते इनको नेचुरल डिसास्टर बोला जाता है। दे अकर सडनली एंड काज लार्ज स्केल डैमेज, वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अचानक ही होते हैं। अर्थक्वेक आएगा तो अचानक से आएगा, फ्लड आता है अचानक से आता है, सूखा पड़ेगा तो आपको पता है अचानक से सूखा पड़ जाता है किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी। तो क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, लॉस ऑफ लाइफ, मतलब लोग मरेंगे, जानवर मरेंगे, एंड प्रॉपर्टी, जिसका घर होगा, बिल्डिंग होगी, अभी बाढ़ आ जाए तो सब कुछ डूबने लगता है, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। वी हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर दीज एक्रेंसेस। इन सारी घटनाओं पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है ये चीज़ें। हम कर क्या सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचने के उपाय कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे मिट्टी नहीं कटेगी, बारिश होगा तो हमको सूखा उखा पड़ने से हम लोग बच सकते हैं। आगे देखेंगे, हैंस टाइमली इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन इज आवर ओनली ऑप्शन। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास क्या होगा, क्या उपाय है? एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि टाइमली इन्फॉर्मेशन। जैसे पता है ना, कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला होता है या बाढ़ आने वाली होती है, तो हमको वेदर इन्फॉर्मेशन हो जाता है पहले से कि कल बारिश होनी है, कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने वाला है। इन सारी चीज़ों का हमको पहले से पता चल जाता है। तो अगर पहले से पता है, समय से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो हम उसका प्रिपरेशन कर लेंगे, उससे बचने के कुछ उपाय कर लेंगे। तो क्या हो सकता है, इसी से थोड़ा बहुत हमारी सुरक्षा हो सकती है। यही एक ऑप्शन है हमारे पास।
To mitigate these effects of natural disasters, the government of India established the National Institute of Disaster Management. मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, ठीक है। इन सारे नेचुरल डिसास्टर्स के इफेक्ट को कुछ कम करने के लिए भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है इंडिया में। कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेचुरल डिसास्टर से बचने के लिए एक इंस्टीट्यूट इन्होंने इस्टेब्लिश किया है भारत सरकार ने, जिसमें बहुत सारे अधिकारी रहते होंगे, बहुत सारे मौसम के वैज्ञानिक रहते होंगे। वो लोग क्या करते हैं, पहले से सारी चीज़ों का पता लगा के फिर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि नेचुरल डिसास्टर से बचने के लिए भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश किया है। It is a premier institute for training and capacity development programs for managing natural disasters in India. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं कि कैसे नेचुरल डिसास्टर से बचा जाएगा। समझ लीजिए एक ट्रेनिंग स्कूल भी है, लोग जाएंगे, उनको बताया जाएगा आप कैसे बच सकते हो, ठीक है। वहाँ पे लोगों को ट्रेन भी किया जाता है और बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह रहते भी हैं जिससे सारी चीज़ों को वो लोग डील कर सकते हैं। तो इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में क्या सीखा कि नेचर जैसे हमको पालती पोसती है, ऐसे ही नेचर हमको बर्बाद भी कर सकती है। एंड नेचुरल डिसास्टर्स नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं, इसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ह्यूमन के पास इनसे बचने के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि समय से इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो अपनी तैयारी कर ले, जिसके लिए भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट भी क्या कर दिया है, यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है, जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिसास्टर्स। तो पहला नेचुरल डिसास्टर है आपका अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक को हिंदी में बोला जाता है भूकंप। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिसास्टर विच कॉजेज द अर्थ सरफेस टू शेक एंड ट्रेम्बल। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए आप लोग पहले। आपकी जो अर्थ है बेटा वो प्लेट से मिलकर के बनी हुई है। जैसे बहुत बड़ी पृथ्वी है ना, तो इसकी 3 लेयर हैं, कोर, क्रस्ट, मेंटल, ठीक है। तो जो आपकी अपर लेयर है अर्थ की, कोर सबसे नीचे वाली लेयर होती है। जैसे ये अर्थ है, मैंने बना दिया, नीचे वाली है कोर, ठीक है, कह सकते हैं। बीच वाली लेयर होती है मेंटल एंड सबसे ऊपर वाली होती है क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट प्लेट से मिलकर के बनी हुई है। हमारी जो क्रस्ट है अर्थ की, ये प्लेट से मिलकर के बनी हुई है और इसमें 7 प्लेट्स हैं। पूरी अर्थ की जो क्रस्ट है वो 7 प्लेट से मिलकर के बनी हुई है। तो ये प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं बेटा, किसी भी नीचे से फोर्स होता है, कोर के अंदर बहुत आग होता है, बहुत गर्मी होती है और नीचे से जब फोर्सेस जनरेट होती हैं तो इन प्लेट्स के ऊपर टक्कर लगता है और जिसकी वजह से ये प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में टकराने लगती हैं। और ऊपर जब सरफेस है, सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट ही है, जब उसकी प्लेट्स टकराएंगी तो धरती क्या करेगी, हिलेगी। धरती जब हिलेगी तो क्या होता है, वही हमको फील होता है कि भूकंप आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को फिर से समझाया जाएगा इस चीज़ को। तो इतना जानिए कि अर्थ की 3 लेयर हैं, सबसे नीचे वाली कोर, बीच वाली मेंटल, ऊपर वाली क्रस्ट। अब क्रस्ट जो है वो 7 प्लेट से मिलकर के बनी हुई है और नीचे से जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है इन प्लेट्स के ऊपर तो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, अर्थक्वेक। तो ये आपकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब आपकी बुक में क्या लिखा है इसको भी देख लीजिए। बुक में लिखा है कि अर्थक्वेक एक नेचुरल डिसास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस जो होता है हिलता है या कांपता है। तो हिलता कांपता क्यों है, क्योंकि उसकी प्लेट्स जो हैं आपस में टकराने लगती हैं। इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, अनप्रेडिक्टेबल मीन्स होता है कोई, जब प्रेडिक्टेबल लिखा हो तो प्रेडिक्टेबल मीन्स जिस चीज़ की भविष्यवाणी की जा सके, पहले से जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। अनप्रेडिक्टेबल मीन्स होता है कि जिसके बारे में पहले से नहीं पता है, पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं करता है कि परसों भूकंप आएगा, कल भूकंप आएगा, ऐसा कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल है जिसके बारे में हमको पहले से ना पता हो। एंड मैसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत तेज़ से आ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी भी यूनिट होती है, मैग्नीट्यूड होता है 0 to 10। रिचर स्केल पे हम लोग मापते हैं, अभी आगे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिसमें 0 to 10 होता है। तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आएगा, समझ लीजिए 5 से ऊपर आया तो खतरा है, अगर नीचे आ रहा है 0, 1, 2, 3 पे आ रहा है तो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं हम लोग।
It occurs when two interlocking tectonic plates collide, separate और subside in the Earth's crust. मैंने पहले बताया ना, जो अर्थ की प्लेट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स. तो अर्थक्वेक तब आता है जब जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में मिल जाएं, कोलाइड मतलब मिल जाएं, सेपरेट मतलब एक से टकरा के अलग हो जाएं, ठीक है, या सबसाइड हो जाएं, किनारे किनारे हो जाएं अर्थ के क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. तो उसकी वजह से क्या आ जाता है? अर्थक्वेक आ जाता है. देयर टेक्टोनिक एक्टिविटी रिलीजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स अंडर द अर्थ. अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी वेव के फॉर्म में अर्थ के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है? हिलने लगती है. आई होप आपको समझ में आया होगा. When these waves reach the earth surface, they cause an earthquake. और यही वेव्स जब अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती हैं तो क्या होता है बेटा? अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है. Within few seconds, an earthquake can cause massive damage to life property, infrastructure, transport, communication and practically everything on the ground. ध्यान दीजिएगा, कुछ सेकंड, केवल 20, 30, 40, 50 सेकंड अगर भूकंप आ जा रहा है और अगर वो ज़्यादा तीव्र है, 7-8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया, अभी आप जानोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है आगे, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है अर्थ पे. किन किन चीज़ों का लाइफ नुकसान होगी? घर गिरेंगे, पेड़ गिरेंगे तो लोग भी मरेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर्टी लॉस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन जो बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल जो बने होंगे वो सब भी लॉस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी मोटर जैसे हम कह सकते हैं, वो सारी चीज़ों का भी नुकसान होगा, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकली एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड. ज़मीन पर जो भी कुछ है, जब ज़मीन ही हिलने लगेगा तो सारी चीज़ें क्या होंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. इट आल्सो ट्रिगर्स सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स. कभी कभी भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड और सुनामी भी होता है. जैसे यही भूकंप अगर कहाँ आ गया? समुद्र में आ गया, तो वो पानी वेव के फॉर्म में क्या होगा? उठेगा, चक्कर बना बना के बहुत दूर दूर तक जाएगा, ठीक है. समुद्री तूफान को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं. तो कभी कभी भूकंप की वजह से क्या हो जाता है बेटा? सुनामी और लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं. आगे देखेंगे, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अर्थक्वेक इज फेल्ट ऑन इट एट इट्स एपिसेंटर. अब ये क्या है? जैसे अर्थ के जिस जगह पे वो प्लेट्स टकराई, ठीक है, तो उस प्लेट के ऊपर जो जगह होगी जहाँ पे वेव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है हमको, उसको कहते हैं एपिसेंटर, जहाँ से अर्थक्वेक रिलीज हुआ, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? एपिसेंटर. एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है, फिर उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल फॉर्म में वेव्स घूमती हैं, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होगा अर्थक्वेक का? एपिसेंटर पे, जहाँ से अर्थक्वेक रिलीज होता है. आगे देखेंगे, which is the area of earth surface directly above the point of origin of the earthquake. एपिसेंटर क्या होता है? वह एरिया होता है जहाँ से डायरेक्टली अर्थक्वेक रिलीज होती है, स्टार्ट होती है. The greater the energy released by an earthquake, the greater is its intensity. किसी भी अर्थक्वेक से जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है. इंटेंसिटी मतलब बेटा तीव्रता. इंटेंसिटी मतलब तीव्रता. कितनी तीव्र है वो? 0 मैग्नीट्यूड की है कि 10 मैग्नीट्यूड की है? सबसे कम इंटेंसिटी होती है 0 एंड सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है किसी भी अर्थक्वेक की 10, ठीक है. आगे देखेंगे, द सिस्मोग्राफ मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑन ए रिचर स्केल. याद रखिएगा, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसका नाम है सिस्मोग्राफ, एंड सिस्मोग्राफ पे एक रिचर स्केल होता है. जैसे हमारी स्केल है ना, उस पर भी कुछ यूनिट लिखे हुए हैं, ऐसे रिचर स्केल पे भी 0 to 10 इंटेंसिटी लिखी होती है. समझ रहे हैं आप लोग? तो रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ मशीन से. अर्थक्वेक्स आर ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 10 रिचर, विथ रिचर 1 एज द लीस्ट एंड रिचर 10 एज द मोस्ट इंटेंस क्वेक. रिचर स्केल पे क्या होगा? 0 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक की इंटेंसिटी लिखी होती है, और जो 1 होगा वो सबसे कम तीव्रता का भूकंप होगा, जो 10 होगा वो सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप होगा. 2 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हाइटिंग इंडिया रिसेंटली बेयर द भुज अर्थक्वेक इन गुजरात 2001 एंड द इंडियन ओशन अर्थक्वेक 2004. याद रखिएगा, इंडिया में 2 सबसे खतरनाक भूकंप आए थे. कौन कौन से? एक तो था भुज में, गुजरात में भुज नाम की एक जगह है, वहाँ पे 2001 में आया था भूकंप, बहुत ही तेज आया था. और एक बार आया था 2004 में इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में आया था, ठीक है. These measured 7.7 and 9.3 रिक्टर रिस्पेक्टिवली. ध्यान दीजिएगा, और आप लोग
खुद कल्पना कर सकते हैं कि कितना हाई इंटेंसिटी का वहाँ पे आया था। गुजरात में जो आया था बेटा 7.7 इंटेंसिटी का आया था अर्थक्वेक, बहुत तेज था, लगभग 8 हम कह सकते हैं, 7.7 मतलब लगभग 8 बोल सकते हैं ना। एंड जो आपका हिंद महासागर में आया था उसकी तीव्रता थी 9.3 मतलब लगभग 10, समझ लो एकदम पूरा तूफान की तरह बहुत ही तेज आया हुआ था। इन इंडिया इन द हिमालयन स्टेट्स आर द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। भारत में जो हिमालय वाले स्टेट हैं, हिमालय के आसपास वाले जो एरिया हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। तो क्या समझे आप लोग अर्थक्वेक से? अर्थक्वेक अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से, अलग होने से, सबसाइड होने से आता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है, प्रॉपर्टी की लॉस हो सकती है। इसके सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट होगा उसके एपिसेंटर पे होगा। एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। मेजर करना हो तो इसको सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाएगा। एंड सिस्मोग्राफ पे एक स्केल होती है, रिचर स्केल, जिसपे 1 से लेकर के 10 तक की इंटेंसिटी दी होती है। 1 इंटेंसिटी का भूकंप सबसे कम एंड 10 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो होगा वो सबसे तेज माना जाता है। इंडिया में 2 बार अर्थक्वेक्स आए हैं जो बहुत ही खतरनाक थे। एक तो भुज में 7.7 इंटेंसिटी का 2001 में, और एक 2004 में हिंद महासागर में 9.3। ठीक है, ये 2 भूकंप आए थे इंडिया में। अब इसका प्रिपेयर्डनेस मीन्स क्या होता है बेटा? तैयारी, हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, कैसे बच सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, आप नॉलेज में इसको लिख सकते हो कि विच एरिया आर द मोस्ट प्रोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो हिमालय रीजन में। ओके, तो अब आगे हम पढ़ते हैं प्रिपेयर्डनेस, तैयारी क्या करेंगे। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स रेगुलरली मॉनिटर एंड इशू अलर्ट्स। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग जो सेंटर हैं इंडिया में बनाए गए हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक को मॉनिटर करने के लिए सेंटर, वो लोग टाइम से मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे कहीं पे भूकंप आ रहा है तो तुरंत वो अलार्म लगवा देंगे, हाँ भूकंप आया है, न्यूज में चलने लगेगा, सब कुछ वो बता देंगे सबको। तो इससे क्या होगा, जब अलर्ट हो जाएगा, लोग सावधान हो जाएंगे तो थोड़ा सा बच सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स प्रिपेयर पीपुल फॉर द इमरजेंसी। लोगों में टाइम पे जागरूकता के लिए बताया जाता है कि इमरजेंसी में आप कैसे बच सकते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस आर डिजाइंड इन द वल्नरेबल एरियाज। ऐसे जगह पे जहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है, वल्नरेबल मतलब जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आने की शंका होती है। जैसे हम कह रहे हैं हिमालय वाला एरिया है, ठीक है, गुजरात में आया हुआ था। या अभी यहाँ पे डू यू नो दैट में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जापान इज द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जहाँ पे आता है उस देश का नाम है जापान। आप लोग हाईलाइट करके इसको तुरंत याद कर लीजिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आता है? जापान में आता है। ठीक है, तो जापान में जो घर बनेंगे, या हम कह सकते हैं जो हमारे इंडिया में हिमालय वाले रीजन में घर बनेंगे, उन सारे जगह पे घर बनवा सकते हैं लोग। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनवा सकते हैं, मतलब भूकंप रोधी घर बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें यूज की जाएंगी, कुछ ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा घर बनाते समय, जिससे भूकंप का असर क्या होगा? बहुत कम होगा, घर टूटेगा नहीं जल्दी से। तो ऐसे घर बनाए जाते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। आगे देखेंगे, दीज हाउसेस यूज लाइट मटेरियल्स अवॉइड हाई स्टोरीज। तो जो भूकंप रोधी घर होता है इसमें हल्की चीज़ें यूज की जाती हैं, बनाते समय हल्की चीज़ें यूज की जाती हैं, और बहुत ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाया जाएगा। जैसे देखते हैं आप लोग 10 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। 1-2 स्टोरी, मतलब कम नीचे छोटे घर बनाए जाएंगे जिससे भूकंप का असर ज़्यादा ना पड़े। कोई भी चीज़ नीचे से हिलती हो तो जितनी ऊपर है, जितना भार उसके ऊपर होगा तो जल्दी गिरेगा वो, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इसको कम स्टोरी का और हल्की चीज़ों का यूज करके बनाया जाता है। आगे, इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन ग्राउंड और टेक शेल्टर अंडर एनीथिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे ही भूकंप आए हम क्या कर सकते हैं? किसी ऐसे जगह पे जा सकते हैं जो चीज़ बहुत मजबूत हो। जैसे हम तख्त के नीचे जा सकते हैं, हम मेज के नीचे जाके छिप सकते हैं कि ऊपर से अगर छत भी गिर रहा है तो क्या होगा? तख्त होगा, जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, तो अगर भूकंप आ रहा है कहीं भी अचानक से, आप घर पे हो तो आपको कहाँ जाना है? अगर बगीचे में हो, कहीं पेड़ वाली जगह पे, तो आपको खुले जगह पे भागना है। और घर पे ही हो तो कहाँ जाना है? सबसे पहले किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे जाके छिप जाना है, किसी टेबल के नीचे, किसी तख्त के नीचे, जो मजबूत चीज हो, लकड़ी की बनी हुई चीज हो। ओके, तो ये आपका अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक से प्रिपेयर्डनेस भी हो गई। अर्थक्वेक क्या होता है, उससे तैयारी क्या कर सकते हैं, भूकंप रोधी घर बन रहे हैं आपको पता है, और क्या कर सकते हैं? किसी स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे जा करके हम छिप सकते हैं,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा भूकंप में ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आता है? जापान में आता है। इतनी सारी चीज़ें हो गई आपकी अर्थक्वेक के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट नेचुरल डिसास्टर है, तो नेक्स्ट है बेटा वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी। क्या होता है? ज्वालामुखी। अब देखते हैं, volcanoes are mountains which erupt by giving out smoke, ash and molten rock called lava. वॉल्केनो ऐसे जगह होते हैं या ऐसे पर्वत होते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें? आर माउंटेन्स, ऐसे पहाड़ हैं जो फटते हैं। कैसे फटते हैं और क्या निकलता है इसमें से? धुआं निकलता है, राख निकलती है और पिघला हुआ चट्टान, ठीक है। क्या है वॉल्केनो? एक तरह का पहाड़ है जिसमें से क्या निकलता है, एक फूटेगा वो, जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, तो वो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? पिघले हुए जो पत्थर उत्तर रहेंगे, इतना ज़्यादा गर्मी है अर्थ के नीचे, तो वो क्या होगा? पूरा पिघला देगा रॉक्स को। तो वो मॉल्टेन रॉक्स प्लस राख और धुआं क्या निकलेगा? जमीन से बाहर निकलने लगता है, पहाड़ से बाहर निकलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं। द माउथ ऑफ ए वॉल्केनो इज कॉल्ड ए क्रेटर। जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, जहाँ से वो इरप्ट हो रहा है, उसको कहा जाता है क्रेटर, ठीक है। जहाँ से लावा निकल रहा है, जहाँ से मॉल्टेन रॉक निकल रहा है। The volcanoes which erupt very often are called active volcanoes. ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत जल्दी जल्दी फटते हैं उनको एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी हिंदी में बोले तो। Those which erupt very rarely are called dormant volcano. और ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत दिन बाद मतलब फूटते हैं, काफ़ी दिन हो गए, 200-400 साल बाद फूटेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? डॉर्मेंट वॉल्केनो। मतलब जल्दी जल्दी नहीं फूटते हैं, सुसुप्त कह सकते हैं, सुस्त हो गया है। फिर देखिए, volcanoes which have not erupted for many years are called extinct volcano. और ऐसे वॉल्केनो जैसे जो 200-400 साल से फटे ही नहीं हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, गायब हो गया, जैसे डायनासोर अर्थ से गायब हो गया बहुत साल पहले, ठीक है। और ये डॉर्मेंट वॉल्केनो को एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो वॉल्केनो जल्दी नहीं फटता है, ठीक है। 200-400 साल मेरे मुँह से शायद निकल गया, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। इसका मतलब होता है जो जल्दी नहीं फटता है वो डॉर्मेंट, जो जल्दी जल्दी फटता है वो एक्टिव, और जो बहुत साल तक 200-400 साल वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, जो 200-400 साल तक फटा ही नहीं है, कोई नहीं जानता कि कभी फटा था, उसे कहेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। लेकिन कुछ टाइम पहले कभी वो फटा था, ठीक है। दुनिया में जैसे डायनासोर पहले था और अब नहीं है, कोई चीज़ थी, उसी को तो कहेंगे एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया। ऐसे चीज़ को नहीं कह सकते गायब हो गया कि जो कभी दुनिया में रही ही ना हो, ठीक है। तो ऐसा वॉल्केनो जो कभी फटा था और बहुत टाइम से नहीं फट रहा है, उसको हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब देखेंगे, द हॉट मॉल्टेन लावा फ्रॉम द वल्केनिक इरप्शन कैन फ्लो डाउनवर्ड्स एंड ड्रोन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन इट्स वे। अब जो इस क्रेटर से निकलेगा, ज्वालामुखी के मुंह से जो जलता हुआ लावा निकल रहा है, जो राख निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है, ये बह करके कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, और नीचे जा करके जंगल में जा सकता है, लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे जा सकता है, जानवरों के पास जा सकता है। तो इससे क्या होगा? लोगों को नुकसान होगा। Mount Vesuvius in Italy had erupted in 79 CE and the lava had buried the city of Pomeli. Mount Italy, ध्यान दीजिएगा, सॉरी माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस एक उसका नाम है, एक वॉल्केनो का नाम है, आप लोग अंडरलाइन करिए। माउंट वेसुवियस इटली में एक ज्वालामुखी का नाम है जो कि 79 ईस्वी में फटा था, ठीक है। माउंट वेसुवियस इटली का 79 ईस्वी में फटा था, और इसका लावा यानी कि जलते हुए जो चट्टान थे इसके गए बह करके और पोमेली नाम के सिटी में पूरे बरीड हो गए, और वहाँ पे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? आगे, इन इंडिया द वल्केनो वैरन आइसलैंड इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। इंडिया में भी वल्केनो वैरन आइसलैंड है, और जो कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है। द पैसिफिक ओशन हैज a ring of volcanic islands which are actually the mouth of volcano underwater. This is called Pacific Ring of Fire. याद रखिएगा, आपने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे बहुत सारे झुंड है वॉल्केनिक आइसलैंड्स का, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पत्थर नहीं कह सकते हैं, माउंटेन्स हैं, जहाँ से लगातार क्या होता है? वॉल्केनो इरप्शन हुआ कर सकता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पूरा ढेर सारे माउंटेन्स हैं जहाँ से बराबर से क्या होता है? वॉल्केनो इरप्शन होता रहता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, आग का गोला। ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है, बराबर ज्वालामुखी वहाँ पे फटा करता है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है। अब इससे प्रिपेयर्डनेस, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं?
Places close to active volcanoes have to prepared at all the times as possible eruption. ऐसे जगह जो एक्टिव वॉल्केनो के आसपास हो, ठीक है, जैसे कोई वॉल्केनो आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन बराबर होता रहता है, तो उस जगह के लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए. दो पीपल शुड मूव टू अ सेफ प्लेस टिल द वॉल्केनो हैज स्टॉप्ड इरप्टिंग. जैसे ही वॉल्केनो कोई इरप्ट हुआ, फूटा है, वहाँ से लावा धुआं सब कुछ निकल रहा है, तो लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए और जब वो बंद हो जाए तब आना चाहिए, या पॉसिबल हो तो घर उससे बहुत दूर ही हो, कहीं दूर सेटल हो जाए जाके. एडिक्वेट फूड एंड वाटर शुड बी स्टोर्ड फॉर सच टाइम. और ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना पीना सब कुछ होना चाहिए. जैसे मान लीजिए आग लग गई, घर वर उनका जल गया, लावा निकल गया है और सारे लोग मर रहे हैं, तो जो लोग भाग भाग के जा रहे हैं कहीं दूसरे जगह पे, उनके लिए क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में खाना पानी सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए पहले से. तो आई होप आपने वॉल्केनो समझा होगा. वॉल्केनो क्या है, एक तरह के ऐसे पहाड़ होते हैं जिनके मुंह से लावा निकलता है, जलता हुआ चट्टान निकलता है, धुआं निकलता है, राख निकलती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वो एनर्जी निकलती है तो अंदर के जो चट्टान है उनको पिघला देती है, जला देती है. और पिघले हुए चट्टान जब ज़मीन से बाहर निकलते हैं बहुत फोर्स के साथ, उसी को कहा जाता है वॉल्केनो एरप्शन. वॉल्केनो के मुंह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है. बह करके लावा जब जाएगा ह्यूमन सेटलमेंट के पास, जंगल में जाएगा, तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. आगे इसकी तैयारी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कोशिश करें कि जहाँ इरप्शन होता है वहाँ से दूर रहें लोग, और अगर हो भी गया है कहीं उनको दूर भागना पड़ रहा है तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना पीना होना चाहिए. तो नेक्स्ट है बेटा हमारा सुनामी. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे. आज के लिए आप लोग अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो को प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू.